दोस्तों, एक लड़की दिन रात मेहनत करके आईपीएस की तैयारी करती है। आईपीएस क्वालिफाइड करने के बाद जब वो आईपीएस अधिकारी बन जाती है तो उसके घर वाले जिद करने लगते हैं कि बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम एक अच्छी पोस्ट भी पा चुकी हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो लड़की अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैंने सारा समय पढ़ाई पे दिया है, मैंने समाज को सही तरीके से समझा नहीं है, मैं समाज को बहुत करीब से देखना चाहती हूँ। इस बात पर उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटी, तुम समझदार हो चुकी हो, एक आईपीएस अधिकारी भी बन चुकी हो, तुम अपना फैसला खूब अच्छी तरीके से कर सकती हो, लेकिन बेटी तुम अपना ध्यान रखना। अब दोस्तों वो अपने पर्सनल गाड़ी से एक सुनसान जगह पे चली जाती है और वहां पे ड्राइवर से बोल देती है, तुम घर वापस चले जाओ और मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। ड्राइवर बोलता है ठीक है। ये कहकर ड्राइवर वापस चला आता है। अब वो लड़की एक भिखारी की तरह अपने गेटअप को चेंज करती है। उसके बाद वो टहलते टहलते बाजार की तरफ जाती है। बाजार की तरफ जाने के बाद फिर वो एक थाने के पास पहुंच जाती है। उस थाने के आसपास घूमती फिरती रहती है। वहां पे जो कांस्टेबल होते हैं और वहां पे जो पुलिस वाले होते हैं वो इसको पहचान नहीं पाते कि ये एक आईपीएस अधिकारी है। इसी क्रम में उस थाने पर एक मामला आता है, एक लड़की के बलात्कार का। जिसने बलात्कार किया था उसके घर वाले अमीर होते हैं, लेकिन जिसका बलात्कार हुआ था उसके घर वाले गरीब होते हैं। इस बात पर वो दरोगा धनवान आदमी से पैसे लेकर और इसी को डांट फटकार लगाता है जिसके साथ बलात्कार हुआ होता है उसके घर वालों को। लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ पे जो भिखारन बैठी हुई वो एक आईपीएस अधिकारी है। दोस्तों, क्या होता है जब वो भिखारिन अपने असली रूप में आती है, लोगों को अपना पहचान बताती है, तो उसके बाद आखिर क्या होता है? उस थाने में पूरा हड़कंप मच जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? आखिर उस आईपीएस अधिकारी को भिखारिन का गेटअप बनाने की क्या जरूरत थी और उस दरोगा के साथ क्या होता है? क्या उस गरीब परिवार के जो लड़की होती है उसको इंसाफ मिलता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी बहुत ही शानदार है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के धनबाद जिले की। वहां पे एक परिवार होता है। उस परिवार में केवल 3 ही सदस्य होते हैं, माता पिता और एक लड़की होती है। परिवार आर्थिक स्थिति से ज्यादा सक्षम तो नहीं होता है, लेकिन इतना सक्षम जरूर होता है कि वो अपनी बेटी को सही तरीके से पढ़ा लिखा सके। बेटी भी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। इस तरीके से दोस्तों 10 और 12 की परीक्षा वो पास अच्छे नंबरों से कर जाती है। उसके बाद वो अपने माता पिता से कहने लगती है कि पिताजी, मैं बाहर जाकर शहर में आईपीएस की तैयारी करना चाहती हूँ, मैं एक बड़े पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। इस पर उसके माता पिता राजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की शहर चली जाती है और वहां पे आईपीएस की तैयारी करने लगती है। 2-3 साल का टाइम बीतता है। उसके बाद वो आईपीएस का एग्जाम देती है और उसमें पास भी हो जाती है। अब ये आईपीएस अधिकारी बन जाती है। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद कुछ दिनों तक इसका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इसका जो फर्स्ट पोस्टिंग होता है वो धनबाद जिले में ही होता है। इस बात की खुशी वो अपने माता पिता को देती है। तो माता पिता बोलते हैं कि ठीक है बेटी, जो तूने चाहा वो तूने कर दिखाया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, एक अच्छा पोस्ट भी पा चुकी हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन लड़की बोलती है, पिताजी, मैंने सारा समय पढ़ाई पे दिया है, दिन रात मैंने मेहनत करके इस पोस्ट को हासिल किया है, मैंने समाज को अच्छी तरीके से जाना नहीं है, समाज में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता है। जब तक मैं समाज के बारे में सही तरीके से नहीं जान पाऊंगी तब तक मैं घर गृहस्थी सही तरीके से नहीं चला पाऊंगी। उसके माता पिता जिद करते हैं, लेकिन ये लड़की अपनी जिद पर अड़ी रहती है। पहले मैं समाज को जानूंगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। इसके लिए मुझे कम से कम 4 से 5 साल चाहिए। अपनी बेटी के जिद के आगे उसके पिता हार जाते हैं और बोलते हैं, बेटी, तुम एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी हो और बेहतर फैसला अपने लिए कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटी, तुम अपना ध्यान रखना। दोस्तों, उस लड़की का नाम अनीता होता है। अनीता अपने पिता से बोलती है, ठीक है पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। उसके बाद वो अपने पर्सनल गाड़ी और पर्सनल ड्राइवर को लेती है और बोलती है, मैं जहां बोलती हूँ गाड़ी को वहां पर लेकर चलो। ड्राइवर बोलता है, मैडम जी, कहाँ चलना है आपको? अनीता बोलती है, शहर के एक सुनसान जगह पे लेकर चलो और वहीं पे मुझे छोड़ देना। इस बात को सुनकर ड्राइवर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन मैडम का आदेश था इसलिए उसे मानना था। तो कहता है, ठीक है मैडम जी,
गाड़ी भी निकालता है, गाड़ी मैडम बैठती हैं। उसके बाद वो सुनसान जगह देखता है, कहाँ पे सुनसान जगह है, वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे जाने के बाद अनीता को वहीं पे छोड़ देता है। जब अनीता आईपीएस उस गाड़ी से उतर जाती है तो ड्राइवर को बोलती हैं कि देखो तुमने हमें यहाँ पे छोड़ा है, इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। अगर तुमने किसी से भी जिक्र किया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर डर जाता है और बोलता है मैडम मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर ड्राइवर वहां से चला आता है। अब अनीता अपना गेटअप चेंज करती है, एकदम भिखारिन का रूप बना लेती है। कपड़े फटे पुराने हैं, बाल मैले कुचैले हैं, चेहरे पे धूल मिट्टी लगी हुई है। ऐसे लग रहा था जैसे कई महीनों से ये नहाई नहीं हो। अब जब पूरा गेटअप तैयार कर लेती है तो अब सोचती है कि चलो बाजार की तरफ चला जाए। वो धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ती है। बाजार के करीब में पहुंचने के बाद बगल में ही एक पुलिस स्टेशन होता है। उस पुलिस स्टेशन के करीब में जाकर इधर उधर टहलने लगती है। कुछ देर तक जब टहलती है तो वहां पे जो कांस्टेबल होते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ऐ भिखारन, यहाँ क्या कर रही है, जा उधर टहल घूम, यहाँ क्या कर रही है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अनीता बहुत ही शालीनता से जवाब देती है कि साहब मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मैं किसी को कोई परेशान नहीं करूंगी, अभी थोड़ी देर के बाद मैं चली जाऊंगी। इस तरीके से दोस्तों करीब आधे घंटे बीत जाते हैं। तब तक देखती है कि स्टेशन के बाहर कुछ भीड़ इकट्ठा हो रही है। वो एक कांस्टेबल से पूछती है कि ये कैसी भीड़ है यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। वो कांस्टेबल पहचान नहीं पाता और वो इतराते हुए जवाब देता है कि अरे एक लड़की का मैटर आया हुआ, इसका रेप हुआ है और जिसने रेप किया है उसके खानदान वाले अमीर हैं, थोड़ा मामला पेचीदा है। इस बात को सुनकर अनीता के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं। वो सुनने का प्रयास करती है कि आखिर यहाँ का दरोगा क्या फैसला करता है। वो भीड़ धीरे धीरे थाने के अंदर जा जाती है और वहां पे देखती है अनीता, जो भिखारन के रूप में थी, कि जो गरीब परिवार है जिसकी लड़की है वो परिवार वाले रो रहे हैं और दरोगा से इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन वहीं जो अमीर पक्ष का आदमी था जिसके लड़के पर बलात्कार का आरोप था, वो दरोगा को पैसे पहले ही खिला देता है और मुस्कुराता रहता है, उसको जैसे कोई भी फर्क ना पड़ता हो। अब दरोगा भी उन्हीं की बातें सुनने लगता है और उसी हिसाब से इस पक्ष को डराता धमकाता है और बोलता है कि देखो ये मैटर बहुत ही पेचीदा है और कानून सबके लिए बराबर है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा लेकिन तुम्हें भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब इस बात को सुनकर लड़की का पिता जो होता है वो डरते डरते हिलते कांपते हाथों से कुछ पैसे निकाल के देता है। दरोगा बोलता है इससे क्या होगा। तब तक लड़के का बाप जो होता है वो और पैसे दे देता है, तो दरोगा भी उसकी बात सुनने लगता है और थोड़ा डांट फटकार लगाता है कि तुम लोग यहाँ पे भीड़ न लगाओ, जहां जाना हो चले जाओ, कुछ भी नहीं वाला, चाहे कोर्ट कचहरी कहीं पे भी चले जाओ। इस बात को सुनकर लड़की का बाप बोलता है कि देखिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करूंगा कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इसी उम्मीद से यहाँ पे आया हुआ हूँ। दरोगा थोड़ी ठंडी सांस लेते हुए बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। इतने समय में अनीता जो भिखारन के रूप में थी वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ बातें उसे और नहीं समझ में आ रही थी। वो मामले को और बारीकी से देखना चाहती थी, इस वजह से वो थाने के अंदर चली गई। तो वहां पे एक दरोगा बैठा हुआ था, वो मारे गुस्से से बोलता है अरे इसको कौन अंदर आने दिया, इसको भगाओ, जल्दी भगाओ। इस बात को सुनकर वहां का कांस्टेबल जो होता है वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ये भिखारन अंदर आ चुकी है। तब तक फिर दरोगा बोलता है कि काम करो, इसको अगर पैसे चाहिए तो पैसे दो, खाना चाहिए तो खाना दे दो और इसको खिला पिला के इसको जो है हटाओ यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। कांस्टेबल बोलता है कि देखो तुम्हें खाना खाना है तो खा लो, पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन यहाँ से चली जाओ। अब अनीता बोलती है कि साहब मुझे थोड़ी देर यहाँ पे बैठने दीजिए, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैं उस कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनकर कोई कुछ भी नहीं बोलता, तो अनीता एक किनारे में जाकर बैठ जाती है और सारी बातें ध्यान से सुनने लगी। इधर लड़की का पिता दरोगा के हाथ पैर जोड़ रहा था और मिन्नतें कर रहा था कि साहब मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, मैं इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं दे सकता, मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए। क्या सिर्फ पैसे देने पे ही इंसाफ मिलता है? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। दरोगा बोलता है ठीक है, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं मामले की तह तक पहुंचूंगा और गंभीरता से जांच करके फिर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा।
लड़के का पिता बोलता है, मुझे आपसे बस यही उम्मीद है। ये कहकर लड़की का बाप वहां से जाने लगता है। ज्यों ही लड़की का बाप अपने परिवार को लेकर थाने से बाहर निकलता है, तब तक लड़के का बाप और पैसे निकालकर दरोगा को दे देता है। अब दरोगा उसी की पक्ष में कार्रवाई करने के लिए सोचने लगता है कि इसी के पक्ष में मुझे कार्रवाई करनी है। इधर अनीता जल्दी से थाने से बाहर आकर लड़की के पक्ष वालों को रोक लेती है और बोलती है कि सर क्या हुआ, आप मुझे बारीकी से बताइए। इस पर लड़की का बाप चिढ़ते हुए बोलता है कि ये मेरा निजी मामला है, मैं ऐसे ही किसी को क्यों बता दूं। तो अनीता बोलती है, सर आप हमें बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इस पर लड़की का बाप सारी बात बताने लगता है। अनीता भी उनसे खड़ी लैंग्वेज में हिंदी में बातें करने लगती है और कभी कभी इंग्लिश में भी बातें करने लगती है। इस बात को वहां पे जो कांस्टेबल थे वो लोग भी बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। अब वो लोग थोड़े भौचक्के हो जाते हैं, तो वो अनीता के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम बताओ आखिर तुम कौन हो, क्योंकि अगर तुम भिखारन हो तो फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल ले रही हो, खड़ी भाषा हिंदी तुम कैसे बोल ले रही हो। इस पर अनीता अपना गेटअप हटा देती है और अपना आईडी कार्ड दिखा देती है। इस पर पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है जब वो लोग जानते हैं कि ये एक आईपीएस अधिकारी है और इसी जिले की है। अब आनंद फानन में सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी टोपी संभालते हैं। अब अनीता कड़े स्वर में सबको बुलाती है, उस दरोगा को भी बुलाती है और बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पर लोग विश्वास करते हैं और तुम्हारे पास लाकर अपनी मजबूरियों को बताते हैं, तुमसे न्याय की उम्मीद करते हैं और तुम पैसे लेकर केस को दबाना चाहते हो। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है। तुम्हें वर्दी इसीलिए मिली है कि तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ। दोस्तों अनीता उसके बाद तत्काल प्रभाव से उस दरोगा को सस्पेंड कर देती है और उस केस में जो लोग भी शामिल थे पुलिस वाले सबको जो है लाइन हाजिर कर देती है। और इधर लड़के और लड़की के बाप को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म दे देती है और लड़की के बाप से बोलती है कि सर आप चिंता मत करिए, आपके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा, आपकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों उस लड़के पर मुकदमा लिखा जाता है और लड़के को जेल भेज दिया जाता है। अब इस बात की खबर सारे थाने वालों को पड़ जाती है तो सभी लोग एकदम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग भी इस तरीके की हरकत करते थे वो भी अब बहुत ही ध्यान से हर किसी के साथ न्याय करना शुरू कर देते हैं। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। ये बात जब अनीता के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें बहुत ही प्राउड फील होता है और बोलते हैं, बेटी शाबाश, इसी तरीके से तुम ईमानदारी से अपना काम करती रहना। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था कि समाज में क्या क्या हो सकता है, जिस चीज की कल्पना नहीं भी की जा सकती वो भी होता है। तो बस दोस्तों आज की कहानी में इतना ही था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या अनीता आईपीएस की तरह और भी अधिकारियों को होना चाहिए या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।